ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 105 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ने कहा कि जिथे भी चोणां होणगियां बीजेपी का पूरा विरोध किया जाएगा। हम पिछले 105 दिन में दिल्ली के बॉर्डर पे आंदोलन में बैठे हैं। उससे पहले हम 2.5 महीने पंजाब में रेल की पटरियों पे बैठे। सरकार ने जो ये कानून नए बनाए हैं उसके विरुद्ध सबसे पहले पंजाब में आवाज उठी, वहाँ से हरियाणा ने ज्वाइन किया, फिर यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड के किसानों ने ज्वाइन किया। हम वहाँ बैठे हैं 105 दिन से। सरकार से कई वार्ताएं हुई और अफसोस इस बात का है कि सरकार झूठ बहुत बोलती है। 4 पहली मीटिंगों में क्लॉज बाई क्लॉज सभी कानूनों पे बहस हुई। बार बार सरकार हर क्लॉज पे कहती रही इसमें ये अमेंडमेंट कर देंगे, इसमें ये अमेंडमेंट कर देंगे। तो जब हमने कहा कि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल में जो स्टेट लिस्ट है उसमें एग्रीकल्चर नंबर 12 पे दर्ज है और नंबर 18 पे एग्रीकल्चर मार्केटिंग दर्ज है। सरकार ने एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग के लिए जो कानून बनाया तो उसमें वो कहते हैं हमने कॉन्करेंट लिस्ट से 33 नंबर एंट्री ली है। हमने कहा कि 33 नंबर एंट्री में फूड स्टफ है एंड वी डोंट प्रोड्यूस फूड स्टफ, वी प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स। बीट फूड ग्रेन होता है, आटा फूड स्टफ होता है। हम पैडी पैदा करते वो फूड ग्रेन है, राइस सीधा नहीं आता वो फूड स्टफ है। तो आप इसमें दखल नहीं दे सकते। तो फिर सरकार ने हमने मंत्री को, कृषि मंत्री को उसके 7 पार्लियामेंट क्वेश्चंस निकाल के दिखाए कि यहाँ आपने पार्लियामेंट में ये एडमिट किया है कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्टेट सब्जेक्ट, तो आपने ये कानून क्यों बनाए? ये गलत बने, इसलिए इनको वापस लीजिए। अब सरकार कहती है कि हमारा कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे हमारी इज्जत बढ़ जाए। ये हमें रास्ता नहीं मिल रहा। हमारी डिमांड है कि वो कानून वापस किए जाए, उतनी देर तक किसान वापस नहीं जाएंगे। और ये एक यूनिक एजुकेशन है सारी दुनिया के लिए। इतना लंबा समय से इतनी लार्ज स्केल पे पार्टिसिपेशन और इतना पीसफुल दुनिया में एजुकेशन आज तक कोई हुआ नहीं। और हमने कह दिया है सरकार को जितनी देर तक आप कानून वापस नहीं लेंगे ये एजुकेशन जारी रहेगा। सरकार को शायद ये गलतफहमी है कि वो अभी फसल की कटाई का समय है, लेकिन ये भी उसे पता होना चाहिए जब हम दिल्ली के बॉर्डर्स पे आके बैठे उस पर धान की फसल की कटाई का मौसम भी था, उसके बाद गेहूं की बुआई का मौसम था, तब उसमें पार्टिसिपेशन कम नहीं हुई। और अब तो किसानों ने गांव-गांव में फैसला कर लिया कि 10 आदमी हर गांव के वहाँ बैठेंगे और जितनी देर तक उसकी रिप्लेसमेंट अगले 10 नहीं आते वो वहीं बैठे रहेंगे। तो ये आज की डेट में ये जो चल रहा है सरकार की राजहट की पॉलिसी से हम यहाँ आए हैं कि सरकार को हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने नहीं आए। जिस हालात में सरकार चल रही है लगता ये है कि सरकार देश की एक इंस्टीट्यूशन को, एक अदारे को बेच रही है। कॉर्पोरेट को एग्रीकल्चर का कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है और 15 तारीख को एम्प्लॉइज फेडरेशन, कोई व्यापारियों की फेडरेशन, वो एक आंदोलन करने जा रहे हैं ये प्राइवेटाइजेशन के विरोध में। हम उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि एक चीज करके मोदी सरकार बेच रही है। ऑयल सेक्टर में अंबानी, डिफेंस सेक्टर में अंबानी, कम्युनिकेशन में अंबानी, कोल में अडानी, रेलवे में अडानी, एयरपोर्ट्स में अडानी और अब एग्रीकल्चर में अडानी। ये सारा कुछ देश का कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस को बेचने का ये हमें मंजूर नहीं। और इसीलिए हमने तय किया है
कि जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं इस वक्त 5 स्टेट्स में, हम वहाँ जाके अपने किसान भाइयों से, आम लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसी पॉलिसी मोदी सरकार ने अडॉप्ट करनी है, इससे सारा देश बर्बाद हो जाएगा, गरीब की रोटी छिन जाएगी। और हम आप सबको रिक्वेस्ट करने आए हैं यहाँ वेस्ट बंगाल में कि अपना वोट बीजेपी को कम से कम बीजेपी को मत दीजिए और किसी को वोट दे दीजिए। हम किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने नहीं आए, सिर्फ एक ही अपील है हमारी कि बीजेपी को वोट ना दीजिए, जो भी विनिंग कैंडिडेट है उसको वोट दीजिए ताकि बीजेपी को सिखाया जा सके। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ MSP ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣੇ सौखे नहीं। साथियों, आज जो हमारी लड़ाई है वो अपना अधिकार लेने की है, दूसरे का अधिकार छीनने की नहीं। अगर आज हमें 23 फसलों का MSP मिलता है तो कीमत बढ़ती है 17 लाख करोड़ रुपए, लेकिन अभी हमारी जेब में जा रहा है करीब 13 लाख करोड़ रुपए। जितना मिलना चाहिए उसमें हमारी करीब 4 लाख करोड़ की लूट है। और यही हाल है हमारी मजदूरी का। दोनों चीजें हमारे पास अपना जीवन चलाने के लिए, या तो हमारी फसल और या हमारी मजदूरी। और आज जो मजदूरी का है वो भी हमें जो न्यूनतम भाव है, जो अनस्किल्ड का रेट है, उससे भी कम मिल रही है। जहाँ भी हम चाहे कंपनी में जाए चाहे फैक्ट्री में जाए, और वही चीज है जो देश की जिसको हम GDP बोलते हैं और उसको भी डाउन कर रही है, और हमारी जो घर की हालत है उसको भी खराब कर रही है। और यही कारण है हमारा कि किसानों को कर्जे में दब के उनके पास परिवार चलाने की आमदन नहीं बची और उसके सुसाइड करने को पड़ रहे हैं। और अब जो कानून बनाए हैं ये केवल किसान को नुकसान नहीं होगा, किसान को नुकसान होगा बेचने में, क्योंकि पूरा जो एग्रो बिजनेस है, एग्रीकल्चर कानून नहीं है ये, एग्रो बिजनेस कानून है। पूरा एग्रो बिजनेस जो है वो चंद पूंजीपति लोगों के हाथ में जाएगा, और जब पूरा देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद होगा और पूरा देश उनका ग्राहक होगा, तो फिर वो हर आदमी का शोषण करेंगे। हर आदमी को ब्लैक झेलनी पड़ेगी। जैसे पीछे दाल में, अब की बार प्याज में, अब की बार आलू में ये ब्लैक मेलिंग झेली है। हमारे 5 रुपए किलो आलू खरीदा और वापस खाने वाले को 40 रुपए किलो बेचा। तो ये सब जो खाने वाले हैं उनका भी आंदोलन है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो शहर वाले हैं, आम नागरिक का आंदोलन है, जन आंदोलन है। और दूसरी बात जो है, हमारा ये धर्म इसको बोलते हैं कि देश को बचाने का आंदोलन है। देश को बचाने के लिए सभी नागरिकों को इसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि देश को बचाने का मतलब है कि एक आदमी की आमदन 90 करोड़ एक घंटे की, और उसी देश के अंदर दूसरे आदमी की आमदन 9 रुपए घंटे की नहीं है। यानी भुखमरी में हमारा देश सबसे नीचे चला गया, कुपोषण में हमारा देश सबसे नीचे चला गया, और अभी जो देश का बिजनेस है वो चंद लोगों के हाथों में कर रहे हैं। ऐसी पॉलिसियां देश में चल रही हैं, और पूरा देश जिसको आजाद कराने में बंगाल का और पंजाब का सबसे बड़ा योगदान रहा है, सारे देश का योगदान रहा है, लेकिन ये 2 स्टेट जो है ये आजादी की लड़ाई में संघर्ष में सबसे आगे रहे हैं, और वो देश आज बिक रहा है। उस देश को आज टुकड़े टुकड़े करके हवाई अड्डे, सड़कें, ट्रेनें, कंपनियां, बैंक, वो सब सेल पे लगा दिया। उस देश को बेचने के लिए सेल पे लगा दिया। इसलिए हम आज
यहाँ पे आए हैं और यहाँ के जो भाई हैं हमारे, हम उनसे मदद मांगने, उनसे सहयोग मांगने आए हैं कि ये पार्टी जो आपके द्वारा आजाद किए गए देश को बेच रही है, ये पार्टी जो देश की जनता को अनदेखी कर रही है और ऐसे बयान देते हैं कि भीड़ से कानून नहीं बदले जाते, भीड़ इकट्ठी करने से कानून नहीं बदले जाते। जब हमने 2-2.5 लाख ट्रैक्टर भी इकट्ठा कर लिया दिल्ली में, तो आदमी कितने होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और कृषि मंत्री जी का बयान आता है कि भीड़ से कानून नहीं बदले जाते। इसका मतलब लोकतंत्र की तो कोई जगह ही नहीं रही है। लोकतंत्र से अगर कानून नहीं बदले जाते, जनता की मांग पर अगर कानून नहीं बदले जाते, तो फिर तो ये लोकतंत्र नहीं है, कुंजीतंत्र हो गया है। और जहाँ हमारा संविधान लोगों का राज लोगों के द्वारा लोगों के लिए है, वहाँ इसके मायने बदल गए हैं कि कारपोरेट का राज कारपोरेट के द्वारा कारपोरेट के लिए। और क्योंकि आज आप लोगों ने राज बनाना है, इसलिए हम यहाँ के लोगों से बेनती करने आए हैं, आपकी मीडिया के माध्यम से भी हम पूरे बंगाल वासियों से अनुरोध करते हैं कि इस देश को बचाने के लिए कम से कम उस पार्टी को वोट ना दें जो पार्टी देश को बेच रही है। उस पार्टी को वोट ना दें जो पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उस पार्टी को वोट ना दें जो जनता की अनदेखी करती है, जनता की अनसुनी करती है, जो केवल कारपोरेट के क्लर्क के तौर पे काम कर रही है। उस पार्टी को वोट ना दें। और अगर ये पार्टी यहाँ से जीती तो आप ये मान लेना कि देश की जनता हार जाएगी, देश का किसान हार जाएगा। और अगर ये पार्टी यहाँ हारी तो आप समझ लेना कि ये देश के किसान की, देश की जनता की, देश के लोकतंत्र की जीत होगी। बस इतनी सी बेनती करूँगा सबका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुरनाम जी धन्यवाद। अब नेता पाटकर जी बोलेंगे, ये माइक में आपके पास। ब्यूरो रिपोर्ट, द खालस टीवी।